हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द मैन हु फेल टू अर्थ। कहानी की शुरुआत में स्पेस में एक एलियन स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो सीधा अर्थ पर लैंड करती है, जिसमें से एक एलियन बाहर निकलता है जो दिखने में इंसानों से बिल्कुल अलग होता है, पर अर्थ पर आने के बाद वो स्किन सूट पहन लेता है जिससे वो इंसानों की तरह दिखने लगता है। और जहाँ उसका स्पेसशिप क्रैश हुआ है असल में वो एक कार का गराज है और वो एलियन वहाँ पड़े हुए एक पानी के पाइप को अपने मुंह में डालकर निगलने लगता है। तभी गराज में मौजूद एक आदमी उसको देख लेता है जो पुलिस को कॉल कर देता है, जिससे वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उस एलियन को देखकर हैरान है। उसे इलेक्ट्रिक शॉक गन से झटका देकर बेहोश किया जाता है, जिसके बाद हम उस एलियन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ एक लेडी पुलिस ऑफिसर उससे सवाल जवाब करती है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर वो उसको अपने प्लेनेट का नाम एंथिया बताता है, जिस बारे में ऑफिसर को कुछ भी नहीं पता होता है। वो ऑफिसर उससे उसका नाम पूछती है। वो उस लेडी ऑफिसर के बैच को रीड करके अपना नाम फैराडे बताता है। वो एलियन इतना इंटेलिजेंट होता है कि वहाँ मौजूद सभी चीजों और लोगों को देखकर कुछ ही मिनटों में इंग्लिश बोलना सीख जाता है। असल में वो इस प्लेनेट पर किसी खास मिशन को पूरा करने आया है। जिसके बाद वो ऑफिसर उससे पूछती है कि क्या कोई है जिसको तुम जानते हो, जिस पर वो एलियन जिसका नाम अब फैराडे होता है जस्टिन का नाम लेता है। जिसके बाद हम जस्टिन नाम की लेडी को देखते हैं। उसके परिवार में सिर्फ उसके डैड और उसकी बेटी होती है जिनसे वो बहुत प्यार करती है। दरअसल जस्टिन के डैड बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, जिनकी देखभाल करने के लिए जस्टिन खूब मेहनत करके पैसा कमाती है ताकि उनका ख्याल रख सके। जहां अब जस्टिन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जिधर वो फैराडे को देखकर साफ इनकार कर देती है कि मैं इस आदमी को नहीं जानती। फैराडे उसको एक एल्गोरिदम के बारे में बताता है। जस्टिन के फेस को देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ जानती है और साथ ही फैराडे जस्टिन से बार बार किसी मिशन के बारे में भी कहता है, पर जस्टिन को फैराडे समझ ही नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। जिसके बाद जस्टिन फैराडे को धमकाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो ऑफिसर फैराडे को छोड़ देती है। फैराडे पुलिस स्टेशन से जाता जाता एक मोबाइल चुरा लेता है और बाहर आकर लोकेशन ऑन करके पास की पॉन शॉप के पास आ जाता है, जहाँ वो अपने मुंह से बहुत सारी गोल्ड की रिंग्स निकालता है, जिन्हें बेचने के लिए वो उसी पॉन शॉप में चला जाता है। वो उन रिंग्स को बेचकर वहाँ से कई सारी चीजें लेकर एक जीपीएस लोकेटर बनाता है और कहीं पर जाने लगता है, जहाँ रास्ते में चलते हुए उसे कुछ बुरे लोग मिलते हैं जो उसको मारते हैं और उसके पैसे छीन लेते हैं। पर तभी जस्टिन गन लेकर वहाँ पहुँच जाती है। वो वहीं से गुजर रही थी। वो फैराडे को उन लोगों से बचा लेती है, जिसके बाद फैराडे जस्टिन से उसकी मदद करने को कहता है। वो उसको एक जगह चलने को कहता है जो लगभग 200 माइल्स दूर होती है। जस्टिन पहले तो मना करती है, लेकिन फैराडे के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ फैराडे जस्टिन को एक एल्गोरिदम दिखाता है और जस्टिन को बताता है कि मैं एक दूसरे प्लेनेट एंथिया से अर्थ पर एक खास मिशन को पूरा करने के लिए आया हूँ और मेरे टीचर का नाम थॉमस है, जिन्हें शायद तुम जानती होगी क्योंकि उन्होंने ही मुझको तुम्हारे पास जाने को कहा था। असल में थॉमस भी एक एलियन होता है जो 40 साल पहले अर्थ पर आया था, जिसने अपनी एक कंपनी भी स्टार्ट की थी। साथ ही वो ये भी बताता है कि हमारा एंथिया प्लेनेट खत्म होने की कगार पर है और तुम्हारा प्लेनेट अर्थ भी हमारे प्लेनेट की तरह साल 2033 तक पॉल्यूशन की वजह से खत्म हो जाएगा और इसीलिए ये मिशन बहुत जरूरी है जिसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो जस्टिन को लोकेशन बताता है और फिर वो दोनों एक बंजर रेगिस्तानी इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां फैराडे उसे अपने साथ आगे चलने को कहता है, पर जस्टिन वहां से जाने लगती है। फैराडे अकेला थोड़ा आगे जाता है, लेकिन तभी वहां रेत का बहुत बड़ा बवंडर आ जाता है, जिसके अंदर फैराडे जाने लगता है, जिसको जस्टिन देख लेती है। वो उसको रोकने के लिए आगे आती है, लेकिन तब तक वो उस बवंडर के बीच में चला जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें खुलने पर वो खुद को अलग ही जगह पर पाता है, जहां उसे उसका टीचर थॉमस मिलता है। उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं, जहां थॉमस फैराडे से ये कहता है कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, उन्हें जल्द से जल्द इस मिशन को पूरा करना होगा। थॉमस फैराडे को ओरिजिन नाम की कंपनी के बारे में बताता है, जिसे कुछ साल पहले उसी ने स्टार्ट किया था। पर सीआईए को जैसे ही ये पता चला कि थॉमस एक एलियन है, तो उन्होंने उस कंपनी पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद थॉमस यहाँ पर उनसे छिपकर रह रहा है। उधर जैसे ही बवंडर खत्म होता है तो जस्टिन को फैराडे का असली फेस दिख जाता है, जिसको देखकर वो डर जाती है और उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद अब हमें एक एजेंसी दिखाई जाती है
जहाँ स्पेंसर नाम के एक एजेंट को फिंच नाम की एक लेडी कुछ जरूरी बात करने के लिए मिलने को बुलाती है, जिधर वो स्पेंसर को कुछ रिपोर्ट्स दिखाती है और उस बवंडर के बारे में बात करने लगती है। उनके बीच बातें होती हैं और स्पेंसर को इसकी इन्वेस्टिगेशन करने को कहा जाता है, क्योंकि CIA को शक था कि इसका ताल्लुक एलियंस और दूसरी दुनिया से कांटेक्ट करने के लिए हो रहा है। जिसके बाद फिंच उसे एक एजेंट के पास भेजती है, जिसे उस बवंडर के बारे में जानकारी होती है। अब उधर दूसरी ओर हम फैराडे को देखते हैं, जो टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है, जहां पर चेकिंग के दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद एक्सरे मशीन से उस पर असर होने लगता है, जिसको वो झेल नहीं पाता और बहुत सारा पानी अपने मुंह से उगल देता है, जिसके बाद वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। जहां हम एक बार फिर से जस्टिन को देखते हैं, जिसको दोबारा बुलाया जाता है, जो अभी भी फैराडे से डरी हुई थी। फैराडे उससे कहता है कि हमें वो मिशन ओरिजिन जाकर किसी भी हाल में पूरा करना होगा, क्योंकि समय रहते हमने मिशन पूरा नहीं किया तो हमारा प्लेनेट एंथिया तबाह हो जाएगा और बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। ओरिजिन वही कंपनी होती है जिसे थॉमस ने कई साल पहले शुरू किया था, जिसे CIA ने कब्जे में ले लिया था। पर जस्टिन उस बवंडर वाले हादसे के बाद से डरी हुई थी, जो अब फैराडे की कोई भी मदद नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्पेंसर को देखते हैं, जो एक एजेंट को ढूंढता हुआ जंगल के बीचों बीच एक घर तक पहुंच जाता है, जहां अचानक से एक ओल्ड मैन आकर उसको मारकर बेहोश कर देता है। दरअसल वो ओल्ड मैन वही एजेंट है जिसको उन एलियंस और उस बवंडर के बारे में पता है। स्पेंसर के होश में आते ही वो एजेंट उसको एक कुर्सी पर बैठाकर टॉर्चर करने लगता है। वो उससे बातें करता है, पर स्पेंसर खुद को जैसे तैसे करके छुड़ा लेता है। पर तभी अचानक वो एजेंट खुद को ही गन से शूट करके मार डालता है। उधर दूसरी ओर जस्टिन फैराडे की मदद करने के लिए मान जाती है, जो फैराडे को अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहां फैराडे, जस्टिन और उसकी बेटी डिनर कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से जस्टिन की बेटी के पेट में दर्द होने लगता है, इसीलिए वो उसे किसी लेडी के पास कुछ देर के लिए छोड़कर चली जाती है। वहीं अब घर में हम जस्टिन के डैड को देखते हैं, जो बेड पर सो रहे होते हैं। उनका आधा शरीर पैरालाइज्ड है, वो चल फिर नहीं सकते और ज्यादातर बीमार रहते हैं। फैराडे उनके रूम में जाता है और उनकी चेस्ट पर हाथ रखकर कुछ करने लगता है, जिससे उनको भी कुछ महसूस होने लगता है। उसका ऐसा करते ही वहाँ की सभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और ये सब देखकर जस्टिन भागते हुए सीधे अपने डैड के रूम में जाती है, जहाँ पर वो अपने डैड को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़े होते हैं, जो अब एकदम ठीक हो चुके थे। वहीं उनके साइड में फैराडे जमीन पर पड़ा हुआ था, जो कांप रहा होता है। वो जस्टिन से कहता है कि क्या अब हम सिएटल जा सकते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ओरिजिन कंपनी को दिखाया जाता है, जहां पर हम दो लोगों को बात करते हुए देखते हैं, जो असल में भाई बहन हैं, जिनका नाम एडी और हैच है। दरअसल CIA ने थॉमस की इस कंपनी पर कब्जा करके इस कंपनी को एडी और हैच के डैड को दे दिया था, पर उनकी डेथ के बाद ये कंपनी एडी को मिल गई। असल में एडी अपने भाई हैच से नफरत करती है और वो उसको काबिल नहीं समझती, इसलिए वो उसे ओरिजिन कंपनी से दूर रखती है। जिसके बाद हम जस्टिन के डैड को देखते हैं, जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, जिनसे जस्टिन गले मिलती है। फिर जस्टिन और फैराडे ओरिजिन कंपनी के लिए अलास्का रवाना हो जाते हैं, जहां रास्ते में जस्टिन फैराडे को शुक्रिया करती है, क्योंकि फैराडे की वजह से जस्टिन के डैड की जान बच पाई और अब वो एकदम ठीक हैं। साथ ही जस्टिन फैराडे से ये भी पूछती है कि अब प्लान क्या है, और उन दोनों के बीच में कुछ बातें होने लगती हैं, जिधर फैराडे जस्टिन से रास्ते में गाड़ी रोकने को कहकर एक खराब मशीन के पास जाता है, जो कई सालों से बंद पड़ी थी। उसके पास जाकर फैराडे अपने मुंह से एक क्वांटम फ्यूजन रिएक्टर निकालता है और उसके जरिए वो इस बंद पड़ी मशीन को चला देता है, जिसको देखकर जस्टिन के होश उड़ जाते हैं। फैराडे उससे कहता है कि ये इन्वेंशन थॉमस की है और ये एक ऐसा प्रोटोटाइप रिएक्टर है जो एनर्जी का लिमिटलेस सोर्स है। फैराडे कहता है कि हमारे प्लेनेट को बचाने के लिए हमें इसी तरह के बड़े रिएक्टर्स को बनाना पड़ेगा, जिसका एल्गोरिथम और उसका सारा डेटा ओरिजिन कंपनी में है और इसी में जस्टिन को उनका साथ देना है। वहीं दूसरी ओर अब हम स्पेंसर को देखते हैं, जिसे उस एजेंट के घर में एक प्रोजेक्टर मिलता है, जिसके साथ एक DVD भी होती है, जिसको देखकर स्पेंसर को पता चल जाता है कि थॉमस एक एलियन था, जिसे कई साल पहले CIA ने पकड़ लिया था। जिसके बाद अब हम एक बार फिर से फैराडे और जस्टिन को देखते हैं, जो हैच से मिलते हैं, जिसे वो फैराडे के लिखे हुए रिएक्टर की एल्गोरिथम दिखाते हैं, जिसे देखकर हैच हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने पहले भी वो एल्गोरिथम देखा था, पर उसे उन पर यकीन नहीं होता। वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ हैच अपने घर पहुंचकर फैराडे की एल्गोरिथम को
एक बॉक्स में रखी एल्गोरिदम से मैच करता है, जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो सीधा जस्टिन और फैराडे से मिलने जाता है, जहाँ पर वो फैराडे की सच्चाई जानकर डर जाता है। वो बेहोश हो जाता है। जहाँ होश में आने के बाद वो सब एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ पर हैच उनसे पूछता है कि क्या तुमने सच में वो क्वांटम रिएक्टर बना लिया, क्योंकि अगर ऐसा है तो सब कुछ बदल जाएगा और जो एल्गोरिदम तुम दोनों को चाहिए वो ओरिजिन में है और ओरिजिन में तुमको सिर्फ एक आदमी ले जा सकता है, जो मैं हूँ। लेकिन सबसे पहले ओरिजिन कंपनी के साथ काम करने के लिए हमें उस क्वांटम फ्यूजन रिएक्टर का प्रोटोटाइप शो करना पड़ेगा। जिसके बाद वो तीनों फ्लाइट लेकर सीधा अलास्का के लिए निकल जाते हैं। अब अलास्का पहुंचकर वो सब एक फंक्शन में जाते हैं, जहां हैच अपनी बहन से मिलता है, जो उससे सही से बात नहीं करती, पर हैच उसको भरोसा दिलाता है कि उसे उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो अपने साथ एक क्लाइंट लाया है जो आज रात कुछ ऐसा प्रेजेंट करने वाला है जिसे एडी को जरूर देखना चाहिए। पर वो वहाँ से चली जाती है और रात को प्रेजेंटेशन के दौरान फैराडे अपने क्वांटम फ्यूजन रिएक्टर को वहाँ मौजूद सभी लोगों को दिखाता है और जैसे ही वो उस रिएक्टर को अपनी पॉकेट से बाहर निकालता है, पूरे शहर की लाइट्स जलने लगती है, पूरा शहर जगमगाने लगता है और सब उस रिएक्टर की एनर्जी को देखकर दंग रह जाते हैं। सबके होश उड़ जाते हैं, जिसे देख अब फैराडे और जस्टिन की ओरिजिन कंपनी के साथ डील हो जाती है। जिसके बाद जस्टिन, फैराडे और हैच सीधा ओरिजिन कंपनी में जाते हैं, जहां वो एडी और उस कंपनी के बाकी सभी मेंबर्स से मिलते हैं। जिधर उनकी एक मीटिंग होती है, जिसमें हम एडी के बेटे को भी देखते हैं, जिसका नाम क्लाइव होता है, जिसे नशे करने की बहुत बुरी आदत है। पर उसे थॉमस न्यूटन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है और वो मीटिंग के दौरान थॉमस न्यूटन के रिकॉर्ड किए हुए म्यूजिक के बारे में बताने लगता है। फैराडे उस म्यूजिक को सुनने की जिद करता है, इसीलिए वो क्लाइव के साथ एक रूम में चला जाता है, जहां क्लाइव नशे करने लगता है। फैराडे उससे म्यूजिक के बारे में पूछता है, पर क्लाइव कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। वो एक पिनबॉल जैसा दिखने वाले स्पीयर में है, जो फैराडे को क्लाइव के पास से मिल जाता है और उसे सुनने पर फैराडे समझ जाता है कि इसमें थॉमस न्यूटन का मैसेज है उसकी वाइफ के लिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्पेंसर को देखते हैं, जो एक रिहैब सेंटर में पहुंच जाता है, जहां वो थॉमस न्यूटन की वाइफ से मिलता है, जिसका नाम मैरी होता है, जो एक नन है। और मैरी से स्पेंसर इसलिए मिलने आया होता है क्योंकि उसे थॉमस न्यूटन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, क्योंकि मैरी जानती थी कि थॉमस एक एलियन था जो किसी मिशन को पूरा करने के लिए अर्थ पर आया था। और अब स्पेंसर को ये भी पता होता है कि उसके जैसे एक और एलियन यहाँ पर मौजूद है, जो कि कोई और नहीं बल्कि फैराडे है। जिसके बाद स्पेंसर अपनी कार में जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर अब उसको एक CIA की एजेंट का कॉल आता है, जिसे उसको जस्टिन, हैच और फैराडे की लोकेशन का पता चल जाता है। साथ ही ओरिजिन कंपनी में जस्टिन, फैराडे की डील के बारे में भी। वो सीधा ओरिजिन कंपनी पहुंच जाता है, जहां वो एडी से मिलता है, पर अभी वो एडी को फैराडे की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं बताता कि वो एक एलियन है। वो एडी से कहता है कि वो CIA से आया है और CIA ने ही ये कंपनी एडी के डैड को दी थी, इसीलिए वो कभी भी यहाँ पर आ सकता है। साथ ही वो एडी से कहता है कि मुझको ये भी पता है कि फैराडे यहाँ पर है, जो ओरिजिन कंपनी के साथ डील करना चाहता है, तो जैसा चल रहा है चलने दो और डील कर लो, क्योंकि फैराडे एक जीनियस है। जिसके बाद अब हम उन सभी लोगों को एक बार फिर से मीटिंग में देखते हैं, जहाँ एडी कहती है कि जस्टिन तो एक किलर है, उसने एक आदमी की जान ली थी सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। उसकी जान न्यूट्रॉन रेडिएशन के संपर्क में आने से हुई थी, इसीलिए मैं इस कंपनी में जस्टिन को नहीं रखना चाहती। जिस पर फैराडे जस्टिन से पूछता है, क्या तुमको उस एक्सपेरिमेंट से फ्यूजन हासिल हुआ था? जिस पर जस्टिन कहती है, हाँ, पर सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। जिसे सुनकर फैराडे शॉक हो जाता है, क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल चीज थी जो जस्टिन ने कर दिखाया था। फैराडे सबसे कहता है कि जस्टिन यही रहेगी और काम करेगी, और अगर उन्होंने जस्टिन को निकाला तो मैं भी इस कंपनी के साथ डील नहीं करूंगा। जिसकी इस बात को सुनकर सभी को मानना पड़ता है और उनकी ओरिजिन कंपनी के साथ सक्सेसफुली डील हो जाती है। अब डील होने के बाद जस्टिन अपनी फैमिली के पास कुछ दिनों के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी ओर फैराडे हैच के साथ कंपनी की लैब में जाता है, जहां वो थॉमस के एल्गोरिदम को यूज करके क्वांटम फ्यूजन रिएक्टर को बनाने के काम में लग जाता है। फाइनली वो मशीन का एक मॉडल तैयार कर लेता है, पर वो उससे खुश नहीं होता, क्योंकि फैराडे को थॉमस का एल्गोरिदम सही से समझ नहीं आता और वो मशीन के पार्ट्स को सही से एडजस्ट करने में केपेबल नहीं है। जिसके बाद अब हम एक बार फिर से जस्टिन को देखते हैं।
जो अपने घर पहुंच चुकी होती है। वो सभी साथ में बहुत खुश दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर फैराडे परेशान होता है क्योंकि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है अपने प्लेनेट को बचाने के लिए। वो अपने प्लेनेट को सिर्फ तब बचा पाएगा जब फ्यूजन रिएक्टर बन जाएगा, पर उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे इसको बनाए। जिसके बाद फैराडे एक लेडी से मिलता है जो थॉमस न्यूटन के बारे में जानती थी। फैराडे के पूछने पर उसको पता चलता है कि वो लेडी पहले थॉमस के साथ काम कर चुकी है। वो लेडी थॉमस को बहुत जीनियस बताती है। फैराडे उससे कहता है कि मुझे उनकी मशीन का डिजाइन समझ में नहीं आ रहा। वो कहती है कि तुम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लोगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जस्टिन को ओरिजिन कंपनी में देखते हैं, जिससे फैराडे बता देता है कि मुझे थॉमस का डिजाइन समझ नहीं आ रहा। फैराडे को गुस्सा आने लगता है। जस्टिन उसको शांत करती है। जिसके बाद हैच अपनी बहन एडी के ऑफिस में जाता है। वहाँ पर उसको स्पेंसर भी मिलता है, जहाँ उनके बीच कुछ बातें होने लगती है। और अब शायद स्पेंसर ने एडी को भी बता दिया है कि फैराडे भी थॉमस की तरह एक स्पेसमैन है, यानी कि एक एलियन। साथ ही में स्पेंसर की बातों से भी ये समझ आ जाता है कि शायद वो फैराडे की इस मशीन को बनाने के बाद CIA वाले उसको मार देंगे। जिसके बाद अब हम एक बार फिर से फैराडे को देखते हैं, जो उसी लेडी के पास पहुंच जाता है जो थॉमस के साथ काम कर चुकी है, जो उसे जानती थी, जिसके साथ वो लैब में चला जाता है। वो लेडी फैराडे के द्वारा बनाए गए उस मॉडल को तोड़ने लगती है। फैराडे उसको रोकता है, पर उन दोनों के बीच थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है क्योंकि शायद उन दोनों ने नशा किया था। जिस बीच फैराडे की नजर वहाँ मौजूद एल्गोरिदम और बोर्ड्स पर जाती है, जिसको देखकर फैराडे को कुछ याद आने लगता है। वो तभी सारे बोर्ड्स को एल्गोरिदम के सामने फिक्स करने लगता है। जिसके बाद उसको समझ आ जाता है कि मशीन का मॉडल उनके प्लेनेट के स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो उस मॉडल को समझ चुका था कि किस तरह से उसको इस मॉडल को बनाना है। साथ ही में हमको ये भी पता चलता है कि जो लेडी उसके साथ थी वो सिर्फ उसकी सोच थी, यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस। जिसके बाद हम CIA और स्पेंसर को देखते हैं जो उस पर CCTV से नजर रखे हुए थे। जिसके बाद अब एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम फैराडे को घर पर देखते हैं, जहाँ पर जस्टिन उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है। फैराडे बहुत खुश होता है। वो उसको बता देता है कि उसने मॉडल को बनाने का तरीका ढूंढ निकाला है। लेकिन क्या सच में फैराडे उस मॉडल को बना पाएगा? क्या वो समय रहते अपने प्लेनेट को बचा पाएगा? जानेंगे हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, क्योंकि फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।